हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू इटर्नल नर्सिंग एजुकेशन। दिस इज सोमनाथ दास। तो आज का जो टॉपिक है वो है वाइटल साइन। ओके, तो वाइटल साइन मतलब ये एक ऐसा मतलब एक इजी टॉपिक है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये नर्सिंग का एक फाउंडेशन है। मतलब जैसे हम घर बनाते हैं ना फाउंडेशन से, उसी तरह ये नर्सिंग का एक फाउंडेशन है। तो नॉर्सेट में इसका जो मतलब वेटेज जो है मतलब वो वेरी लेस है। और मतलब क्या बोलते हैं ना कि अगर ये क्वेश्चन अगर तुम सही कर लिए, क्योंकि नॉर्सेट में बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर इसमें अगर तुम कंफ्यूज हो गए तो फिर तुम्हारा जो कट ऑफ है वो तो बहुत ही मतलब कम हो जाएगा, जो विनिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसलिए देखो एग्जाम में क्या होता है कि जो भी मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे वो तो सबको वो डिफिकल्ट ही है, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है ना अगर तुम उसी में भी अगर गलत कर लिए तब जाके तुम्हारा रैंक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज हम वाइटल साइन का जो है पूरा इजी सा टॉपिक है, पर आराम से वन बाय वन करके सब कुछ समझ लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर। तो व्हाट इज वाइटल साइन? So vital sign are objective measure of person's essential physiological function. ओके, ये लाइन सबसे बेस्ट है क्योंकि वाइटल साइंस आर ऑब्जेक्टिव मेजर। अब क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव मेजर क्या है, सब्जेक्टिव मेजर क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेजर मीन्स जो हार्ट रेट मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब के लिए हमें पेशेंट का मतलब ये नहीं कि पेशेंट को उसके लिए उसके बारे में कुछ ओपिनियन देना है। हम खुद पेशेंट का जो है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पेन, और अगर समझ लो कि मैं मेंटली स्ट्रेस हूं, वो सिर्फ वो कोई देख के ये नहीं बता सकता कि हाँ ये पेशेंट स्ट्रेस में है, इसको बॉडी पेन हो रहा है। वो सिर्फ खुद पेशेंट ही बता सकता है। समझ रहे मतलब वो ये जो मतलब जो हम खुद जो मतलब साइंस वगैरह है, वाइटल साइंस जो है, ठीक है, जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब क्या पेशेंट की बिना इन्वॉल्वमेंट में हम उसको चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। पेशेंट को उसके बारे में कोई ओपिनियन या फिर उसका कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेन हम हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट पेन में है? पेशेंट खुद बताएगा, या फिर पेशेंट इंडिकेट करेगा, या फिर पेशेंट कुछ साइन करेगा, तब जाके हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इस पेशेंट को पेन हो रहा है, ये पेशेंट स्ट्रेस में है। लेकिन ऑब्जेक्टिव मेजर में आता है जैसे हार्ट रेट के लिए हमें पेशेंट का कोई ओपिनियन लेने की या फिर पेशेंट को कुछ उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हम खुद मेजर करके हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का हार्ट रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है, इसलिए सब्जेक्टिव मेजरमेंट में आएगा जैसे पेन, अगर कोई पेशेंट कुछ ग्रीफ में है, या फिर पेशेंट अगर कुछ स्ट्रेस में है। ऑब्जेक्टिव मेजर में क्या है, जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, या फिर बॉडी कलर, ओके, ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसके लिए पेशेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है नहीं, हम उसमें मॉनिटर अटैच करेंगे और ये सब पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, एक रहा सब्जेक्टिव, एक रहा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या आएगा, पेन, स्ट्रेस, या फिर अगर पेशेंट ग्रीफ में है तो उस इस सब्जेक्टिव में क्या है, पेशेंट को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पेशेंट को उसके बारे में बताना पड़ेगा, पेशेंट का जो अंदर जो है उसको वेंटिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब जानते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या है। ठीक है, जो वाइटल साइन है वो नॉर्मल रेंज क्या है, अब स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, देखो बॉडी टेम्परेचर हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है। तो ये देखो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर अगर हम सेल्सियस में बोलेंगे तो 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये रहा हमारा बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अगर इससे कम हुआ तब हम उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया, अगर इससे ज़्यादा हुआ तब हम उसको बोलेंगे हाइपरथर्मिया। ठीक है, अब बात करते हैं पल्स रेट। नॉर्मल पल्स रेट हम बचपन से पढ़ते हुए 72, एवरेज
एक हेल्दी मेल या फीमेल का जो पल्स रेट होता है वो एवरेज का 72 या फिर 60 टू 100, ठीक है, 60 टू 100। अगर 60 से कम हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे, पल्स रेट अगर कम हो गया ब्रैडीपनिया, ओके। अगर 100 से ज़्यादा हुआ तब उसको बोलेंगे ट्रैकिपनिया। ब्रैडीकार्डिया अगर 100 से ज़्यादा हुआ तो उसको टैकीकार्डिया, ठीक है। ब्रैडीकार्डिया अगर 60 से, अगर पेशेंट का पल्स रेट 60 से कम हुआ तब हम उसको बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। अगर 100 से ज़्यादा हुआ तब उसको बोल देंगे ट्रैकीकार्डिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं पल्स रेट। पल्स रेट हो गया, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट कितना होता है नॉर्मल, 12 टू 18 ब्रेथ पर मिनट। पर मिनट क्या होगा, 12 टू 18 बीट्स पर मिनट रेस्पिरेशन रेट जो है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हम किससे मेजर करते हैं, सिग्मोमानोमीटर, ओके। याद कर लो, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं सिग्मोमानोमीटर। तो ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 टू 80। 120 जो है वो सिस्टोलिक है, 80 जो है वो है डायस्टोलिक है, और उसका यूनिट क्या है, mmHg, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर का यूनिट हम किस में मेजर करते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट से या फिर सेल्सियस, ठीक है। लेकिन पल्स रेट काउंट करते हैं हम बीट्स पर मिनट। रेस्पिरेशन भी हम काउंट करते हैं ब्रेथ पर मिनट, सॉरी, ब्रेथ पर मिनट, ठीक है। अब चलते हैं थर्मोमीटर। नहीं, थर्मोमीटर से पहले हम ये जानेंगे कि ब्लड प्रेशर जो होता है, एक है और एक चीज इसमें जानने की है, पल्स पल्स प्रेशर, ओके। ये पल्स प्रेशर क्या होता है, तो अब हम बात करेंगे पल्स प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो पल्स प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक और जो सॉरी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के जो अंदर जितना डिफरेंस है तब हम उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर, ठीक है। जैसे कि पल्स प्रेशर जो होता है, तो नॉर्मल पल्स प्रेशर का तो हेलो, अब हम बात करेंगे पल्स प्रेशर के बारे में, ओके। तो पल्स प्रेशर क्या होता है, तो ये लिखो, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है कि ये जो सिस्टोलिक माइनस डाया
सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के अंदर जितना डिफरेंस रहता है हम उसको पल्स प्रेशर के हिसाब से काउंट करते हैं। जैसे कि नॉर्मल पल्स प्रेशर क्या होता है, रेंज जो होता है वो 30 to 50 रहता है, ठीक है, और मेरा नॉर्मल, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा ऐसे कि एक पेशेंट का सिस्टोलिक 120 है या फिर डायस्टोलिक 80 है, तो इसका पल्स प्रेशर क्या रहेगा, तो तुम्हें क्या करना है, सिस्टोलिक वो जो 120 है माइनस डायस्टोलिक, सो उसके अंदर जितना डिफरेंस आएगा हम उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर, ठीक है, ओके। अब जो बात करेंगे थर्मोमीटर। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज हु इन्वेंटेड द थर्मोमीटर। तो द इन्वेंटर कौन है, गैलीलियो गैलीली, ओके, गैलीलियो गैलीली। तो अब बात करेंगे कि थर्मोमीटर को कैसे क्लीन करना है, ठीक है। पेशेंट को यूज होने से पहले और यूज होने के बाद थर्मोमीटर को हम कैसे क्लीन करेंगे, ओके। सो ये जैसे देख पा रहे हो, ये रहा थर्मोमीटर, ओके, स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, ये रहा थर्मोमीटर। तो ये जो थर्मोमीटर जो है, इसका ये जो मेटालिक पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम बल्ब, ठीक है। और इधर से इतना जो रहा, ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्टेम, ठीक है। ये जो मेटालिक पार्ट है इसको बोलते हैं हम बल्ब, और ये जो इधर से इतना जो रहा, ये जो मैंने मार्क किया है, ये रहा स्टेम, ठीक है। तो समझ लो ये रहा थर्मोमीटर, ठीक है, इसको थर्मोमीटर लो, ये रहा बल्ब, ये जो मेटालिक दिख रहा है ना, ये रहा बल्ब, और ये रहा स्टेम। तो समझ लो मुझे किसी पेशेंट को थर्मोमीटर में टेम्परेचर चेक करना है, तो द फर्स्ट थिंग आई एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आई हैव टू डू इज कि पेशेंट को कोई भी चीज़ अगर यूज हो रहा है तो मुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ क्लीन होने चाहिए, ओके। पेशेंट को कोई ये चीज़ कोई इन्फेक्शन वगैरह ना प्रोवाइड करे, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज प्रॉपरली क्लीन इट, ओके। तो समझ लो ये थर्मोमीटर ही, ये मैंने बॉक्स से अभी निकाला है, ओके। तो मैंने अब इसको ऐसे होल्ड किया है, तो मुझे अब इसको पेशेंट को यूज करने से पहले, कोई भी पेशेंट को यूज करने से पहले मुझे फास्ट इसको क्लीन करना है। तो मैं उसको इस थर्मोमीटर को कैसे क्लीन करूँगा, पेशेंट को यूज होने से पहले तो मुझे क्या करना है, गॉज पीस में स्टेरिलियम, ओके, मुझे अल्कोहल सॉल्यूशन लेना है, उसी से मुझे कैसे क्लीन करना है, ये जो देखो अगर ये थर्मोमीटर है तो ये सबसे क्या है, अभी मोस्ट क्लीन एरिया है, क्योंकि मैं अभी इधर से इसको पकड़ा हुआ हूँ। तो जस्ट मैं इसको अभी इधर से पकड़ा हूँ, तो मेरे लिए ये सबसे क्लीन है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा हाथ जो है वो क्लीन है कि नहीं, फिर भी मैं इसको समझूंगा क्या कि मोस्ट डर्टी एरिया ये है, और ये सबसे मोस्ट क्लीन एरिया है, क्योंकि मैंने अभी तक इसका कोई यूज किया ही नहीं, ठीक है। तो मैं जो अल्कोहल जो रब जो ये जो गॉज पीस रखा हूँ सॉल्यूशन, तो मैं क्या करूँगा, अल्कोहल सॉल्यूशन को पेशेंट को यूज होने से पहले मैं क्या करूँगा, फ्रॉम द बल्ब टू फ्रॉम द स्टेम, फ्रॉम द बल्ब टू स्टेम मुझे सर्कुलर मोशन में इसको क्लीन करना है, ठीक है। फ्रॉम द बल्ब टू स्टेम मेरे को सर्कुलर मोशन में क्लीन करके आना है, ओके। तो अभी ये क्या हो गया, क्लीन हुआ। अब मुझे क्या करना है, पेशेंट को अभी इसको यूज करना है। तो देखिए मैं अभी यूज किया, 1 मिनट हो गए, बीप बजना स्टार्ट हो गया। अब क्या हो गया, ये मेजर हो गया, मैं देख लिया। अब मैं नोट, नर्सिंग ऑफिसर ने जो भी है मैं इसको नोट कर लिया। अब इसको, अब क्या हो गया ये, अब इसको पेशेंट को यूज हो, अब मुझे नेक्स्ट पेशेंट में यूज करना है, या फिर मुझे बॉक्स में फिर से रखना है, तो मुझे फिर से इसको क्लीन करना है, क्योंकि ये पेशेंट में अभी एक बार टच हो, यूज हो गया, स्किन से टच हुआ है, तो मैं भी पेशेंट में कुछ इन्फेक्शन करने की कुछ पैथोजन या फिर बैक्टीरिया होंगे इसमें, तो मुझे फिर से इसको क्लीन करना है, ठीक है। तो क्या करना है, तो मेरे को फिर से और एक नया गॉज लेना है, उसमें अल्कोहल सॉल्यूशन लेना है। तो अब देखो ये अभी पेशेंट को
यूज होता, पेशेंट्स को अभी ये यूज होता है, लेकिन ये वाला पार्ट यूज नहीं हुआ था। तो अब मेरे लिए आफ्टर पेशेंट ये थर्मामीटर पेशेंट को मतलब यूज होने के बाद, अब ये जो पार्ट है सबसे मोस्ट क्लीन एरिया है और ये जो है मोस्ट डर्टी एरिया है। तो अब क्या करना है मेरे को, गॉज पीस इधर से पकड़ के सर्कुलर मोशन में फ्रॉम द स्टेम टू फ्रॉम द बल्ब तक आना है, ठीक है, फ्रॉम मोस्ट क्लीन एरिया टू फ्रॉम मोस्ट डर्टी एरिया। हो गया। तब फिर अब गॉज पीस को मुझे येलो बिन में डिस्कार्ड करना है और इसको कवर करके, ओके, थर्मामीटर को कवर करके केयरफुली बॉक्स में रखना, ठीक है। समझ गए कि बिफोर पेशेंट को यूज होने से पहले मेरे को थर्मामीटर को फ्रॉम द वॉल टू स्टेम क्लीन करना है, और आफ्टर इट यूज इन पेशेंट अब मेरे को मतलब कैसे क्लीन करना है, फ्रॉम द स्टेम टू बॉल, मोस्ट क्लीन एरिया टू मोस्ट डर्टी एरिया। ये याद रखो, ये मतलब ये टेक्निक है कि हमें क्लीन कैसे करना है, क्लीन करना है फ्रॉम मोस्ट क्लीन एरिया टू फ्रॉम मोस्ट डर्टी एरिया, ठीक है, और सर्कुलर मोशन में करना है। ओके, ये एक टॉपिक है, ये एमसीक्यू जरूर रहेगा। देखो एम्स क्या करेगा ना, ये अब क्या हो गया ना, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब ये तुम्हें एक क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो में ये क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। ओके, कि वो अब नॉर्सेट क्या कर रहा है, थ्योरी से लेके नहीं खेलेगा तुम्हारे साथ, अब नॉर्सेट लैंग्वेज के साथ तुम्हारे साथ अब वो मतलब एमसीक्यू पूछेगा, तुम्हारे साथ खेलेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्सेट के लिए। ये देखो कि द नर्सिंग ऑफिसर मेजर ए पेशेंट टेम्परेचर एट 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर ने जो मेजर किया वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर किया है, कि जो टेम्परेचर का जो यूनिट है वो फ़ारेनहाइट में है, मतलब ये रहा, तो ये रहा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है टू सेल्सियस। ओके, अब हम इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, ये देखो मैं फॉर्मूला लिखा हुआ हूँ, C इक्वल टू सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 होल ब्रैकेट इंटू 5/9। ओके, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, कि फ़ारेनहाइट -32। तो देखो वाह, तो अब करते हैं, तो फिर फॉर्मूला यूज करके करते हैं। 102 -32 तो कितना आएगा, 0, ये आ गया 7, ओके 70 आ गया। अब क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, 70 ये आ गया, अब इंटू 5/9, ठीक है। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/9, तो क्या आएगा, इक्वल टू 350/90, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 38.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं। ओके, तो अब देखो, अगर ये सेल्सियस हुआ, अगर ये फ़ारेनहाइट, अगर क्वेश्चन अगर समझ लो कि फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला पूछा है, फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए क्या है, तो क्या करेंगे, सेल्सियस इंटू 9/5 होल प्लस 32। कुछ नहीं, तुम्हें बस एक फॉर्मूला याद रखना है,
फिर अगर सेल्सियस पूछे या फिर फ़ारेनहाइट पूछे तो मैं बस उसी हिसाब से उसको अरेंज करना है। थोड़ा सा मैथ का ट्रिक है और कुछ नहीं। ओके, देखो ये सेल्सियस का फॉर्मूला है C = F-32 इंटू 5/9। तो मैंने क्या किया, अब ये जो 5/9 को उस साइड ले लिया तो ये हो गया 9/5। अब क्या करना है, ये जो माइनस था इधर से आ गया तो प्लस हो गया, +32। ठीक है, इजी, एकदम इजी है। बस इसको याद रख लो, बस सेल्सियस को याद रख लो, क्योंकि सेल्सियस मतलब जल्दी से मतलब याद रह जाएगा। C = F-32 इंटू 5/9। ठीक है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट MCQ। ओके, Which of the following is the potential challenge of using an infrared tympanic thermometer for a temperature measurement? ओके, लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज मैं अभी बोल रहा था कि अब नॉर्सर्ड लैंग्वेज के ऊपर फोकस कर रहा है, तो ये देखो, which of the following is a potential challenge of using an infrared tympanic thermometer? ये टिम्पानिक जो इंफ्रारेड टिम्पानिक थर्मोमीटर है उसको यूज करने के लिए एक पोटेंशियल चैलेंज क्या आता है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि टिम्पानिक जो थर्मोमीटर है अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो यूज करते टाइम हमें क्या डिफिकल्ट मतलब परेशानियां देखने को मिलेगा। ओके, क्या क्या हम प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो ऑप्शन है स्किन इरिटेशन और ट्रोमा। स्किन इरिटेशन ना, क्यों, स्किन इरिटेशन होगा ही नहीं, स्किन को टच ही नहीं होगा, बस कान में लगा के बस उसको तो मेजर होता है, तो स्किन इरिटेशन और ट्रोमा होने का चांसेस ही नहीं है। ऑप्शन ए रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन बी इनएक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग, बिल्कुल नहीं। टिम्पानिक में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आएगा आफ्टर रेक्टल, क्योंकि रेक्टल जो है मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर, उसके बाद आता है टिम्पानिक। ओके, तो ये भी नहीं, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी लिखा हुआ है कि इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन ये भी नहीं है प्रॉब्लम, ये हम प्रॉब्लम नहीं फेस करते हैं। ऑप्शन डी इन्फेक्टेड सेरुमेन अफेक्टिंग टेम्परेचर रीडिंग, हाँ ये होगा, क्योंकि अगर हम ईयर में अगर टेम्परेचर कर रहे हैं तो हमें सेरुमेन जो है वो देखने को मिलेगा, तो ये जो है ये टेम्परेचर रीडिंग में ये इफेक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ए बी सी ये रॉन्ग आंसर। समझ में आ गया। ये लैंग्वेज देखो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल चैलेंज, कि नर्सिंग ऑफिसर को क्या चैलेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट फॉर मेजरिंग कोर बॉडी टेम्परेचर इन ए क्रिटिकल इल पेशेंट। एक पेशेंट क्रिटिकली इल है, उनसे मेथड से ओके हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे, और जो है कि मोस्ट एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, ऑप्शन ए ओरल टेम्परेचर मेजरमेंट, नहीं। ऑप्शन बी ऑक्सिलरी टेम्परेचर मेजरमेंट, नहीं। ऑप्शन सी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर मेजरमेंट, या फिर ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर टेम्परेचर मेजरमेंट। ये देखो, हम जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, हम किसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये जो बॉडी जो टेम्परेचर है, बॉडी कैसे मतलब हीट कैसे होता है। ओके, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, और उससे क्या होता है, वो ब्लड जो फ्लो होता है उसी से ही हमारा क्या होता है, बॉडी मतलब हीट होता है, ब्लड जैसे ही फ्लो होता है। ओके, ब्लड वार्म होता है। ठीक है, उसी का ही हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। तो ये देखो, तो अगर हम डायरेक्ट जो पल्मोनरी आर्टरी जो कैथेटर है, अगर हम डायरेक्ट उधर से ही हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो क्या हुआ, सबसे एकदम नियरेस्ट हुआ ना, सबसे पास हुआ, तो ये क्या होगा, तो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर जो है वो सबसे मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट हम बोलेंगे। ओके, और इसके बाद रेक्टल। ओके, इसके बाद क्या आएगा, क्या हो गया, मोस्ट एक्यूरेट आएगा पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर टेम्परेचर मेजरमेंट, उसके बाद आएगा रेक्टल। ओके, ठीक है, तो अगर ऑप्शन में अगर आएगा कि मोस्ट एक्यूरेट, तो पहले लिखना पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर टेम्परेचर मेजर, उसके बाद अगर कोई सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा रेक्टल। ठीक है, ऑप्शन ए गलत,
बी गलत, सी गलत। तो इस सिनेरियो में द मोस्ट एक्यूरेट जो रहेगा टेम्परेचर मेजरमेंट इज पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए चाइल्ड विथ फीवर ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेस बिकॉज, कि एक बच्चे को फीवर हुआ है तो उसमें ऑक्सीजन जो डिमांड जो होता है वो बढ़ता है, रीजन बताओ। तो उसको समझ लेते हैं अच्छे से कि फीवर क्यों होता है। समझ लो बॉडी में कोई पैथोजन आया, ओके, ये पैथोजन है, तो इस पैथोजन जो पैथोजन जो है इसको किल करने के लिए बॉडी का एक क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। ठीक है, वो होता है टेम्परेचर हाई कर देता है। तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ये जो पैथोजन जो है, जैसे ही टेम्परेचर फीवर जब टेम्परेचर हाई होता है तो ये पैथोजन को ये किल करता है। ओके, इसको किल करेगा जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर हाई होने के लिए बॉडी, टेम्परेचर हाई मतलब क्या होता है, ये एक बॉडी का रिएक्शन है। ओके, इसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये जो हम मेटाबॉलिक रिएक्शन से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। एनर्जी मतलब हीट, मतलब एक साइड बोलेंगे तो बॉडी में जब फीवर होता है ना, तो ये काइंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन है। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसे होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के लिए चाहिए फूड, यानी इस ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ओके, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए चाहिए हमें फूड, यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये जब मिलता है ऑक्सीजन तो क्या होता है बॉडी में एनर्जी। ओके, एनर्जी या इसी को ही हम बोलते हैं हीट, हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये क्या है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो फीवर में क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हाई हो जाता है। हाई होता है तो क्या है, वो फूड और ऑक्सीजन मिल के बॉडी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। और हीट कैसे कहाँ प्रोड्यूस होता है, हमारे जो ये जो मसल जो है, ओके, ये मसल, सारे मसल में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो और मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो सिंपल सी बात, तो क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा होता है इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होता है। और ग्लूकोज भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज होता है स्टोर होके, तो उसी ग्लूकोज को यूज करके, ऑक्सीजन तो स्टोर नहीं होता ना, तो ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आते हैं। मेटाबॉलिक ऑप्शन है, क्या बोल रहा है कि मेटाबॉलिक नीड इंक्रीजेस होता है क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेस बिकॉज मेटाबॉलिक नीड इंक्रीजेस। हाँ, ये ऑप्शन सही है। या फिर ऑप्शन बी, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीजेस। नहीं, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कम हो जाएगा ना, हाई क्यों होगा। ऑप्शन बी भी नहीं। पेशेंट इज लेस एक्टिव, नहीं। पेशेंट इज मोर अलर्ट, ना, पेशेंट और ज़्यादा हाई फीवर होने से लेस अलर्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट क्योंकि मेटाबॉलिक नीड इंक्रीज होता है। तो मेटाबॉलिक नीड जैसे इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन की डिमांड भी उतना ही इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट इज रिसीव्ड एट ईडी emergency department following a severe RTA with a fractured jaw and injuries over shoulder. As a nurse, which is the most preferred site to measure temperature? ठीक है, एक पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट पे आए, उसको सिवियर आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ओके, आरटीए मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ईडी मतलब इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ठीक है, विथ ए फ्रैक्चर जॉ फ्रैक्चर हुआ है एंड इंजर्स ओवर शोल्डर, शोल्डर में इंजर हुआ है। तब नर्स अगर पेशेंट को बॉडी टेम्परेचर करेगा तो कहाँ करेगा। ऑप्शन है एक्जिला। एक्जिला मतलब इस एरिया में, इसको पेशेंट को इंजर हुआ है शोल्डर, तो ऑब्वियसली हम उसको एक्जिला में टेम्परेचर मेजर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हुआ, ये गलत हुआ। एक्जिला में यूज नहीं करेंगे, टेम्परेचर मेजर नहीं करेंगे। ओरल, अरे पेशेंट को ऑलरेडी उसका जॉ फ्रैक्चर जॉ है, तो हम क्यों मतलब उसको मतलब ओरली हम उसका मेजर करेंगे। ऑप्शन बी जो लिखा है ओरली क्यों करेंगे। ठीक है,
इसको ऑलरेडी उधर ट्रोमा है तो हम उसको ओरल भी नहीं करेंगे, एक्सिलर भी नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आया डी टिम्पैनिक या फिर रेक्टल। देखो मैं अभी बताया था कि मोस्ट एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर हम मेजर कर पाते हैं रेक्टल एरिया में। टिम्पैनिक में भी होता है, ओके, लेकिन क्या होता है रेक्टल एरिया में हम करेंगे क्योंकि मोस्ट प्रिफरेबल है तो रेक्टल। अब क्वेश्चन है कि टिम्पैनिक क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? पेशेंट आया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, पेशेंट गिरा होगा, ओके, उसको ट्रॉमा हुआ है तो उसको क्या फ्रैक्चर, जॉ में फ्रैक्चर है, शोल्डर में इंजरी है, तो मे बी ये जो ईयर जो है ये भी एक, इसमें भी कुछ ब्लड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मे बी उसमें भी कुछ ट्रॉमा हो सकता है। अगर पेशेंट गिरा है तो देखो अगर इसको जॉ फ्रैक्चर हुआ है तो फिर मे भी उसका ईयर में भी कुछ अगर ब्लड निकल रहा होगा या फिर अगर सेरुमेन होगा, कुछ होगा, तो क्या होगा, वो टेम्परेचर रीडिंग में गलत दिखाएगा। तो इसलिए मोस्ट प्रिफरेबल रेक्टल। अगर रेक्टल नहीं है तो क्या आएगा? टिम्पैनिक आएगा, ठीक है। तो इस सिनारियो के लिए ऑप्शन होगा, अब आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वाइटल साइन के और भी बहुत सारे एमसीक्यू मैं यूट्यूब में मतलब ले आऊँगा, ठीक है। हम और भी बहुत सारे एमसीक्यू, इंटरेस्टिंग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।